आज है 11 नवंबर यानी झारखंड के आदिवासियों के लिए खास दिन। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इस तारीख को ही खास क्यों बताया जा रहा है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, आज ही के दिन यानी आज से लगभग 115 वर्ष पहले 1908 में झारखंड के आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा हेतु अंग्रेजों ने एक कानून पारित किया था। इस कानून का नाम उन्होंने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 दिया, जिसे यहाँ के आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा हेतु एक संविधान के रूप में देखा जाता है। कुल 19 अध्याय और 271 धाराओं के साथ यह कानून तब से लेकर अब तक झारखंड के आदिवासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। वैसे हर छोटे से बड़े विद्रोहों को दमनकारी नीति के साथ दबाने वाले अंग्रेजों को आखिर इस कानून को लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आइए आज हम आपको बताते हैं CNT एक्ट 1908 को लागू करने के पीछे की कारणों को। जोहार, मैं हूँ गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। जब भी झारखंड में जल जंगल जमीन की बात होती है तो सबसे पहले यहाँ के आदिवासियों का दृश्य सबके जहन में आता है। और आदिवासी कहने का मतलब ही है जल जंगल और ज़मीन। परंतु सदियों से यहाँ के आदिवासियों के साथ जमीन से संबंधित लूट और अन्याय होता रहा है। आज़ादी के पहले जमींदारों, सेठ, साहूकारों के द्वारा लगातार ज़मीन लूटी जाती थी और आदिवासियों की परंपराओं, संस्कृति, रीति रिवाज पर भी हमला किया जाता था। इसी का परिणाम है कि छोटा नागपुर प्रदेश में समय समय पर विभिन्न आदिवासी समुदायों के द्वारा आंदोलन होता रहा है। 18वीं सदी से ही आदिवासियों ने अपनी ज़मीन को लूटने से बचाने के लिए विद्रोह करना शुरू कर दिया था। सन 1982 से 1998 तक का तमाड़ विद्रोह, 1998 से 99 के मध्य मानभूम में भूमिज विद्रोह, 1820 में मुंडाओं के द्वारा पहले कोल विद्रोह हुए। इन विद्रोहों को जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता से दबा तो दिया, परंतु आदिवासियों के विद्रोह का सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। सन 1921 से 32 तक का द्वितीय कोल विद्रोह, सिंहभूम का भूमि विद्रोह, 1855-56 का संथाल विद्रोह, 1871 का खरवार आंदोलन, 1881-82 का पलामू में कोरवा जनजातियों के द्वारा कोरवा विद्रोह, 1881 से 95 के मध्य सरदारी लड़ाई और फिर 1895 से 1900 तक बिरसा मुंडा के द्वारा उलगुलान विद्रोह हुआ। विभिन्न समय अंतराल के साथ आदिवासियों के द्वारा हुए विद्रोह ने अंग्रेजों की चिंता बढ़ा दी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस विद्रोह को कैसे ख़त्म किया जाए। साथ ही वे यह भी समझना चाह रहे थे कि आखिर विभिन्न आदिवासी इलाकों में लगातार हो रहे विद्रोह का वास्तविक कारण क्या है। इन्हीं सारी चिंताओं को देखते हुए अंग्रेजों ने आदिवासियों के वास्तविक समस्या को समझने का प्रयास किया और अंततः उन्हें यह समझ में आ गया कि यहाँ के आदिवासी समुदाय तभी हथियार उठाते हैं जब उनकी ज़मीन पर कोई दूसरा मालिकाना अधिकार जताता है या उन्हें छीनने का प्रयास करता है, साथ ही उनके स्वशासन, कानून व्यवस्था और पारंपरिक व्यवस्था पर हस्तक्षेप करता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए फादर लिविंस ने कानूनी सलाह देकर कचहरियों में आदिवासियों की ज़मीन वापस करने की कोशिश शुरू की थी, जबकि फादर हॉपमैन ने आदिवासियों की ज़मीन को बचाने के लिए 1908 में सरकारी अधिनियम CNT एक्ट की रचना करना शुरू कर दिया था। वैसे अंग्रेज़ों को लगता था कि इंग्लैंड के कृषकों की तरह ही यहाँ के आदिवासी भी ज़मीनों का महज किराएदार की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। फादर हॉपमैन ने अंग्रेज़ों को बताया कि आदिवासियों के इन इलाकों में कई शताब्दी पूर्व घने जंगल हुआ करते थे और उन जंगलों को काटकर आदिवासी अपने लिए खेती योग्य भूमि का निर्माण किया और वहाँ पे गांव बसाए और बाहरी व्यवस्थाओं को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। फादर ने आगे बताया कि यहाँ के आदिवासी किराएदार नहीं बल्कि मालिक हैं और जब तक उन मालिकों को उनका मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा तब तक इनके संघर्ष रुकने का नाम नहीं लेंगे। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए छोटा नागपुर प्रदेश में CNT एक्ट को लागू किया गया। तो आइए थोड़ी बहुत हम CNT एक्ट को भी जानने का प्रयास करते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908
एक भूमि अधिकार कानून है जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित झारखंड की आदिवासी आबादी की भूमि की रक्षा के लिए बनाया गया था। CNT अधिनियम का एक प्रमुख विशेषता यह भी माना जाता है कि यह सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए हस्तांतरण पर भी रोक लगाती है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू संभाग के क्षेत्र CNT अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं। 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी CNT अधिनियम बिरसा आंदोलन की प्रतिक्रिया के रूप में आया। जॉन होपमैन, एक मिशनरी सामाजिक कार्यकर्ता, अधिनियम के खाका तैयार करने में की जिम्मेदारी उठाए थे। CNT अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए यह न्यायिक समीक्षा से परे है। पिछली बार 1955 में CNT अधिनियम में संशोधन किया गया था और इसमें कुल 26 बार संशोधन किया गया है। दुर्भाग्य से इसकी उपस्थिति ने आदिवासी भूमि क्षेत्रों में उल्लंघन को नहीं रोक पाया है। 2016 में झारखंड में लंबित भूमि बहाली के मामलों की संख्या लगभग 20,000 थी। CNT अधिनियम के प्रावधान 46 और 49। आदिवासी भूमि की बिक्री और खरीद CNT अधिनियम के प्रावधान 46 और 49 द्वारा नियंत्रित होती है। CNT अधिनियम की धारा 46A आदिवासी भूमि को किसी अन्य आदिवासी सदस्य को हस्तांतरण करने की अनुमति देती है जो पुलिस क्षेत्र में निवासी है। उपायुक्त अर्थात DC की अनुमति से स्थित होल्डिंग पर स्टेशन किया जाता है। CNT अधिनियम की धारा 49B अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उपायुक्त DC की अनुमति से जिला क्षेत्र के भीतर समुदाय के सदस्यों को अपनी भूमि हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। आदिवासियों से गैर आदिवासियों को भूमि के हस्तांतरण की अनुमति केवल उद्योग या कृषि के लिए धारा 49 के तहत दी जाती है। ऐसे भूमि हस्तांतरण की अनुमति उपायुक्त के बजाय राजस्व विभाग द्वारा दी जाती है। ऐसे प्रतिबंध और प्रतिक्रियाएं हैं जो लागू हैं, जो CNT अधिनियम के इस खंड में निर्दिष्ट हैं। यदि भूमि का उपयोग औद्योगिक या सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे स्कूलों और अस्पतालों के लिए नहीं किया जाता है तो सरकार भी स्थानांतरण को CNT अधिनियम अनुसार वापस ले सकती है। CNT अधिनियम वर्तमान कानूनी स्थिति। CNT अधिनियम 1962 में बिहार सरकार द्वारा संशोधन किया गया था। इस CNT अधिनियम संशोधन में आर्थिक रूप से कमजोर जातियों EWS शामिल है जो CNT अधिनियम के प्रावधानों में SC और OBC श्रेणी से संबंधित हैं। मूल CNT अधिनियम में केवल अनुसूचित जनजातियों ST की भूमि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आती थी और भूमि हस्तांतरण की शक्ति सही मालिक के पास निहित थी। उन पिछड़े वर्गों की सूची जिनकी भूमि संशोधन अधिसूचित होने के बाद CNT अधिनियम के तहत प्रतिबंधित भी थी। अभी हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा 2012 में यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि CNT अधिनियम के प्रावधान जनजातियों और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू होते हैं और वह झारखंड सरकार को अपनी वास्तविक भावना से कार्रवाई करने का पालन करना होगा। न्यायालय द्वारा ऐसा कहने का कारण यह था कि आदिवासियों के संबंध में CNT अधिनियम का पालन किया गया था, लेकिन SC और BC के प्रावधानों को शायद ही कभी लागू किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT अधिनियम आदिवासी लोगों को उनकी भूमि पर अधिकार देने और उनकी भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। हालांकि CNT अधिनियम के प्रावधानों का सरकार द्वारा क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। आदिवासी भूमि के कृषि या उद्योगों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के कई मामले लगातार देखने को मिलते हैं। साथ ही जनजातियों की समस्याओं को देखते हुए जनजाति भूमि के अधिग्रहण की शक्ति राज्य सरकार के हिस्से से भी अलग कर दिया गया है। अतः हम देखें तो कहीं ना कहीं CNT एक्ट आज अपने हास्य अवस्था में है। आज धड़ल्ले से CNT का उल्लंघन दिनों दिन पूरे राज्य में हो रहा है। आज भी आदिवासी अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए न्यायालय से गुहार लगा रहे हैं और उनको संविधान के रूप में जो CNT का कानून दिया गया है उसका उचित क्रियान्वयन करने का
अपील भी कर रहे हैं। तो ये रही दोस्तों आज CNT एक्ट के स्थापना दिवस के अवसर पर एक छोटी सी पहल जिसको मैंने आपके सामने बताने का प्रयास किया है। फिर कभी मिलते हैं कोई नई आदिवासी कोई झारखंडी मुद्दों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार।